आज अपन क्या पढ़ेंगे? साउंड. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इज हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन द मीडियम रिच योर ईयर. तो पहले अपन सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज साउंड. क्या देखेंगे अपन? What is sound? व्हाट इज साउंड. व्हाट इज साउंड. सो साउंड क्या है? टेल मी दिस. Sound is a form of energy. Sound is a form of Energy. ना लिखना है साथ साथ में ना. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ Energy. एनर्जी. अब जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि एनर्जी के काफ़ी फॉर्म्स होते हैं, वैसे साउंड भी एनर्जी का क्या एक फॉर्म है. ठीक है. सो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ द क्वेश्चन, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. No, sound is produced by the vibration. Sound is produced by the Vibration. भाई कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगा. हाँ, अब ये जो वाइब्रेशन रहती है ना, ये रहती है हमारे कानों के लिए, है ना, फॉर ह्यूमंस. ये होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, है ना. 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज. अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में एक बार वाइब्रेट कर रहा है, एक बार वाइब्रेट किया तो उसको क्या बोलेंगे? 1 हर्ट्ज. एक सेकंड में 2 बार वाइब्रेट करेगा तो 2 हर्ट्ज. तो कम से कम हमें सुने तो एक ऑब्जेक्ट को कितनी बार वाइब्रेट करना होगा? 20 बार. कम से कम एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेट करेगा तो हमें सुनाई देगा. और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार वाइब्रेट करे? 20 किलो, मतलब 20,000. 20 किलो हर्ट्ज का मतलब 20,000, है ना. कि एक सेकंड में अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 बार वाइब्रेट करे तब अपन सुन सकते हैं, ना तो उससे ज़्यादा की ना उससे कम की. तो ये क्या ह्यूमन रेंज है, हमारे जो ह्यूमन ईयर है ना उसकी रेंज है. तो हमारी रेंज इसके बीच में रहती है ना. कम वाली हम नहीं सुन सकते, बट जो अदर एनिमल्स हैं जैसे डॉग, डॉल्फिन वगैरह, वो कम की भी सुन सकते हैं, ज़्यादा की भी सुन सकते हैं. अब देखो, मेनली ज़्यादा जो रहती है ना, जिसकी साउंड ज़्यादा होती है, वो मेनली होती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स की. किसकी? Body organ. बॉडी ऑर्गन, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है. मेनली कौन से? इंटरनल. इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, उनकी साउंड रहती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा. सुना है कभी कि जैसे जो डॉल्फिन रहती है तो प्रेग्नेंट औरत रहती है तो उसके पास यदि डॉल्फिन को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, उसको कैसे पता चलता है? क्योंकि जो बच्चा साउंड प्रोड्यूस करता है वो करता है, जो ज़्यादा होती है ना, इससे ज़्यादा की रेंज वाला प्रोड्यूस करता है. उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड. जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? Ultrasound. या अल्ट्रासोनिक साउंड. क्या बोलेंगे? Ultrasonic sound. 20 हर्ट्ज से कम रहता है उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड. इंफ्रासोनिक साउंड. गेटिंग दिस और नॉट? अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड, तो उनको एनिमल्स सुन सकते हैं. ठीक है. नाउ अब ये क्वेश्चन देखो, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ए ऑब्जेक्ट इन मीडियम रीचेज योर ईयर, है ना. तो कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और वो हमारे ईयर तक कैसे रीच, मतलब पहुंचती कैसे, है ना, कैसे पहुंचती है. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट फोर्स द नेबर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट.
ये सपोज करो अपने पास ये है ना, ये फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। क्या बोलते हैं इसको? नहीं। ट्यूनिंग फोर्क, नाम सुना है ट्यूनिंग फोर्क, है ना, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग। देखा है कभी? इस तरह से रहता है ये, है ना, तो इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। अब इसको जैसे अपन ऐसे करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, है ना, तो ये वाइब्रेट करेगा। तो अब यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है ना भाई, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जब वाइब्रेट करेगा तो इन एयर के मॉलिक्यूल्स से टकराएगा, वो एयर के मॉलिक्यूल, उनमें क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। इन एयर के मॉलिक्यूल में भी क्या होगा? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होगा। ये एयर के मॉलिक्यूल आगे जाएंगे तो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को टकराएंगे, है ना, फिर वो मॉलिक्यूल्स आगे वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे, है ना। इस तरह से करते करते सपोज करो यहाँ पे हमारा ईयर है, तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पे पहुँच जाएंगे? ईयर में पहुँच जाएंगे। ईयर में पहुँचने के बाद क्या होगा? अब ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ये टकराएंगे टकराएंगे और इसे टकराते टकराते जो हमारे ईयर के पास जो मॉलिक्यूल है उनसे टकरा के वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब वो जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये सपोज करो ये ईयर है अपना, तो ईयर के अंदर ये वाला ईयर है ना। अब ईयर के अंदर एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? ईयर कैनाल। ईयर कैनाल, है ना। ये मॉलिक्यूल आएंगे टकराएंगे तो इनको कलेक्ट करने का काम करेगा, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं? ईयर कैनाल। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है अपन को, इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। ये साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करने का काम। फिर ये जो आपके ईयर में जो छेद है ना, ये जो, इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। क्या बोलते हैं? ईयर कैनाल। अब यहाँ से एक लेयर रहती है, इसको बोलते हैं अपन ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, सुना है कान का पर्दा, तो वो ईयर ड्रम यही है। तो ये साउंड टकराते टकराते कहाँ तक जाएंगे? ईयर ड्रम को। अब ये जैसे ही साउंड ईयर ड्रम तक पहुँचेगा मॉलिक्यूल्स, तो ईयर ड्रम से टकराएगा तो अपना ईयर ड्रम भी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ईयर ड्रम अगर वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा? ईयर ड्रम के पास 3 बोन्स रहती है ना, एक साथ चिपकी हुई, मेलस इनकस स्टेपीज, है ना। इसको अपन मिस से याद करते हैं। किससे? मिस। मिस मेलस इनकस स्टेपीज। तो ये ईयर ड्रम अपना वाइब्रेट करेगा तो उसकी वजह से ये वाली बोन है ये भी वाइब्रेट करेगी, ठीक है। ये वाइब्रेट करेगी तो ये भी बोन वाइब्रेट करेगी, ये वाइब्रेट करेगी तो ये भी बोन वाइब्रेट करेगी। फिर इसके अंदर रहता है अपना इनर ईयर, है ना, अंदर वाला पार्ट ईयर का, है ना। तो ये उसमें लिक्विड रहता है। क्या रहता है? लिक्विड। अब ये बोन्स वगैरह वाइब्रेट करेगी, है ना, यहाँ पे एक विंडो रहती है, उससे ये लिक्विड तक जाएगा तो ये लिक्विड भी वाइब्रेट करेगा। अब ये लिक्विड वाइब्रेट करेगा तो साउंड का सेंसेशन होगा, और यहाँ पे अपनी नर्व्स रहती है। क्या रहती है? नर्व्स पता है क्या होती है? हाँ, देखो नर्व्स क्या करती है? ब्रेन तक सिग्नल लेके जाने का काम करती है। क्या करती है? ब्रेन तक सिग्नल लेके। तो ये नर्व्स है ना, ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है इसको कहाँ पे लेके जाएगी? ब्रेन। ब्रेन तक। ये क्या है? नर्व्स है अपनी, नर्व्स। तो ये ब्रेन तक लेके जाएगी, उससे क्या होगा? ब्रेन को पता चलेगा कि क्या बोला है, तो ये काम बहुत फास्ट होता है। क्या होता है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको देखो, ये जो मैंने आपको बताया है कि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, तो ये सपोज करो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है। तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ तो ये वाइब्रेट इधर जाएंगे, इसको टकराएंगे, इधर जाएंगे, इसे टकराएंगे, है ना। तो क्या होगा? एक प्रेशर जोन बनेगा, है ना। क्या होगा? ये आसपास एक दूसरे के पास पास जाएंगे तो करीब करीब हो जाएंगे, है ना, और फिर टकरा के वापस पीछे भी तो आएंगे भाई। ये इसे टकराने के बाद वापस पीछे आएगा, ये इसे टकराने के बाद फिर पीछे आएगा। तो इस तरह से एक जगह हो जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो एक जगह होगा हाई प्रेशर, एक जगह होगा हाई
प्रेशर बोलेंगे इसको, और एक जगह मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, यहाँ पे मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर। हाई प्रेशर लो प्रेशर से बनता जाएगा, है ना, तो ये एरिया बन जाएगा हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, है ना। इससे क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स और जो साउंड है वो आगे ट्रेवल करता करता अपने ईयर तक पहुँचेगा। फिर ईयर के बाद क्या होगा मैंने आपको बता दिया, समझ आया। अभी देखो आंसर देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट फोर्सेस द नेबर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो अपने आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नेबर पार्टिकल्स हैं, उन पर फोर्स लगाएगा। जैसे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे उस मीडियम, मीडियम समझते हो मीडियम क्या होता है, जैसे एयर है, एयर एक मीडियम होगी। ज़रूरी थोड़ी साउंड मीडियम एयर में ट्रेवल करे, साउंड तो किसी में भी ट्रेवल कर सकता है, वाटर में भी कर सकता है, लिक्विड में भी, और सॉलिड में भी कर सकता है। तो इसीलिए इसने मीडियम बोला है। मेनली आपको मैंने किसका एग्जांपल दिया, एयर का, क्योंकि हम एयर का देखते हैं, ठीक है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करेंगे, टकराएंगे, तो फोर्स लगाएंगे, तो वो पास वाले मॉलिक्यूल दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ऐसे करते करते सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, अपने जो ईयर के पास है वो वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते करते अपने ईयर डन तक पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद ये सारी प्रोसेस होगी। समझ आया इतना। तो देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट फोर्स द नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट। दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स देन फोर्स द पार्टिकल एडजेसेंट टू देम वाइब्रेट, है ना, अपने आसपास वाले को वाइब्रेट करवाएंगे। इन दिस वे वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अनदर टिल इट रीचेज द ईयर, है ना। तो ऐसे कब तक होता रहेगा, जब तक हमारे ईयर के पास वो साउंड या वाइब्रेशन पहुंच ना जाए, तब तक होता रहेगा। इतना समझ आया नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय योर स्कूल बेल। भाई जो हमारी स्कूल बेल होती है उसमें साउंड जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। व्हेन साउंड बेल वाइब्रेट, भाई सपोज करो ये साउंड बेल है, ठीक है ना, इसके अंदर ये साउंड बेल है, ये वाइब्रेट करेगी, इधर इसे टकराएगी, इससे क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अब वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। समझ आ रहा है। अब देखो, जैसे ये वाइब्रेट करेगी तो इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। अब ये वाइब्रेट करेगी तो इस यहाँ पे एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करेंगे, और सेम थिंग ये वाइब्रेट करते करते हमारी ईयर तक रीच कर जाएंगे। तो व्हेन स्कूल बेल वाइब्रेट इट फोर्स द एडजेसेंट पार्टिकल ऑफ एयर टू वाइब्रेट। अपने एयर के जो मॉलिक्यूल आसपास, उस मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करने के लिए फोर्स करेगी। दिस डिस्टर्बेंस गिव राइज टू ए वेव व्हेन ए बेल मूव्स फॉरवर्ड, है ना। तो इस तरह से ये साउंड एक वेव की फॉर्म में मूव करता जाएगा, करेक्ट, और ये हमारी ईयर तक पहुंचेगा। तो जो साउंड मूव कर रहा है, वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं कि साउंड जो जो साउंड पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसी को अपन ने वेव नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, वेव। तो वेव समझ आया क्या होती है ना। इट पुशेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, दिस क्रिएट ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर नाउन एज कंप्रेशन। भाई जो मॉलिक्यूल बहुत सारे पास पास होंगे, है ना, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मॉलिक्यूल से वो बहुत सारे पास पास होंगे, तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन। यहाँ पे हाई प्रेशर है और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, इसको बोलेंगे रेयरफेक्शन। क्या बोलेंगे, इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से कंप्रेशन, बहुत सारे मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो कंप्रेशन, और यहाँ पे मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो रेयरफेक्शन। इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, है ना। जहाँ पे मॉलिक्यूल पास पास होंगे, है ना, उसको अपन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऊपर वाला, जहाँ पे मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे उसको नीचे वाला। तो इस पीक का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन को दिखा रही है ये पीक, और ये जो नीचे वाली पीक है, इस तरह का डायग्राम देखा होगा कहीं पे, है। तो ऊपर वाली पीक का मतलब ये नहीं कि ऊपर वाली पीक का मतलब है ये वाला एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है। तो वो ऊपर वाला एरिया दिखा रहा है कि मॉलिक्यूल पास पास है, और ये जो नीचे वाला एरिया है जिसको अपन रेयरफेक्शन बोलते हैं, ये वाला एरिया दिखा रहा है, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन से बनता जाएगा। इसीलिए अपन जो डायग्राम भी देखा होगा आपने,
कि ग्राफ पे अपन डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, बनाते हैं ना, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन को दिखाता है ये। समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक है। कंप्रेशन वाला, व्हेन द बेल मूव बैकवर्ड, जब बेल बैकवर्ड मूव करती है, इट क्रिएट द रीजन ऑफ लो प्रेशर नाउन एज रेयरफेक्शन। तो जब आगे मूव करती है तो कंप्रेशन बनाती है, पीछे मूव करती है तो रेयरफेक्शन बनाती है। एज द बेल कंटिन्यू इट विल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब क्या होगी, बेल आगे पीछे मूव करती रहेगी, इससे बहुत सारे कंप्रेशन रेयरफेक्शन। इसलिए देखो मैंने एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन, फिर एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन, इस तरह से बहुत सारे कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते जाएंगे। और ये सारे कंप्रेशन रेयरफेक्शन हमारे ईयर तक क्या करेंगे, रीच करेंगे, और हमें साउंड क्या होगा, सुनाई देगा। समझ आया इतना? इट प्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इससे क्या होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज बन जाएगी बहुत सारी। ठीक है। दिस मेक साउंड बेल टू प्रोपगेट इन एयर। इससे क्या होगा, साउंड बेल है वो साउंड को एयर में प्रोपगेट करेगी। प्रोपगेट का मतलब मूव करने देगी, उससे मूव करेगा, साउंड क्या करेगा, उससे मूव करेगा। इतना समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अच्छा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? उस क्वेश्चन को बताओ आप। यहीं पे पूछ लेता हूँ, ठीक है? ये ग्राफ है, सपोज करो दिस इज ए ग्राफ, ठीक है? ये ग्राफ है, ठीक है? ये मैंने वेव ड्रॉ की, ये क्या है, वेव है। ये वाला एरिया कौन सा होगा, कंप्रेशन। ये वाला कौन सा एरिया दिखाएगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन को दिखाएगा, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन का मतलब, जो ये अपन ग्राफ बना रहे प्रेशर और टाइम के बीच में, है ना? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब, हाई प्रेशर मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल पास पास है, हाई प्रेशर का मतलब, ठीक है? ये वाला जो एरिया है वो किसको दिखाता है, रेयरफेक्शन। ये वाला एरिया दिखाता है रेयरफेक्शन, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। तो बस ये ग्राफ आपने देखा है, इस ग्राफ को प्रेशर और टाइम के बीच में बनाया है। तो एक जगह कंप्रेशन होगा, एक जगह रेयरफेक्शन होगा, और इस तरह से ये साउंड कंप्रेशन रेयरफेक्शन की तरह मूव करता जा रहा है ना, मूव कर रहा है। समझ आया इतना? अब देखो इसी ग्राफ को मैं तुम्हें अगर इस चैप्टर की लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखो क्या होता है। ये सपोज करो, आपने सुना है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नाम सुना है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी? सपोज करो ये वाला अपन ने ग्राफ बनाया, ठीक है? ठीक है। अब देखो ये टाइम है ना, अब ये जो साउंड वेव है, अगर इस वाली जो डिस्टेंस है ना, जहाँ पे एक वेव कंप्लीट होती है, ये एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन, इस तरह से यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो रही है, इतनी को एक वेव बोलते हैं अपन। तो ये जो एक वेव है, इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसकी क्या डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेव वेवलेंथ। कुछ नहीं है कि साउंड वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ। और वेवलेंथ को अपन लिखते हैं लेमडा से, इस साइन से लिखते हैं, इसको बोलते हैं लेमडा। तो ये वाली जो डिस्टेंस हुई वो क्या हुई, वेवलेंथ हुई, ठीक है? तो ये वेवलेंथ किसी साउंड की ज़्यादा होगी, किसी साउंड की कम होगी। अब सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सेकंड में एक बार वाइब्रेट किया इस तरह से, है ना? तो उसके लिए एक वेव बनाएंगे। अब इस डायग्राम में अपन ने कितनी वेव बनाई है, दो बार। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, दो बार। उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव वेव इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड या नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी वेव बन रही है। क्या ये वेव जो फ्रीक्वेंसी है या ये जो बनी है फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में 2 बार वाइब्रेट कर रहा है ना, 2 वेव बन रही है 1 सेकेंड में, है ना। तो क्या इसको अपन सुन पाएंगे? नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि कम से कम 20 बार उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा, तभी अपन को सुनाई देगा। समझ आया? तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। इसको लिखते हैं हर्ट्ज। HZ का मतलब होता है हर्ट्ज। तो ये 2 बार वाइब्रेट किया। अब देखो नॉर्मल जो अपन साउंड सुनते हैं मिनिमम धीरे से जो बोला है, तो वो भी एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है? कम से कम 20 बार वाइब्रेट करता है, तभी अपन को सुनाई देता है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है, समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये वाला एरिया हो गया अपना वेवलेंथ। और 1 सेकंड में अगर 2 वेव बन रही तो अपन इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कितनी भी बन सकती है 1 सेकंड में, है ना। या इसी वेव को अपन एक नाम देते हैं ऑसिलेशन। क्या नाम देते हैं? ऑसिलेशन। क्या नाम देते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को अपन ये भी बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। कोई डाउट यहाँ तक? एक डायग्राम से और समझाता हूँ। देखो पेंडुलम, पता है पेंडुलम क्या होता है? ये सपोज करो ये अपना कोई पेंडुलम है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ये अपना क्या है? पेंडुलम है, ठीक है। अब अपन इसको लात मारेंगे तो इधर मूव करेगा, ठीक है। अभी देखो ये पेंडुलम अपनी जगह से इतनी दूर गया ना भाई, डिस्टेंस तो ये होगी, ये क्या डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, कितनी दूर गया है वो, कितनी दूर गया है वो डिस्प्लेसमेंट है ना। ये जो लेंथ है ना, इसने इतनी दूरी तय की, इतनी दूर मूव किया ये, है ना? तो इसको अपन बोलते हैं इस ग्राफ के अंदर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? तो एम्पलीट्यूड मतलब कितनी दूर तक मूव किया। ये डिस्टेंस है ना, ये दिखाता है कितनी दूर तक मूव किया। तो इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो इसको यहाँ दिखाते हैं। समझ आया इतना? तो ये पेंडुलम है, इसको अपन इधर भेजा तो पहले साउंड ये पेंडुलम इधर जाएगा, फिर वापस आएगा लौट के, और फिर इधर जाएगा। करेक्ट? करेक्ट। तो ये जो है पहले ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, इसको अपन मानते हैं मेन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मेन पोजीशन। मतलब मेन पोजीशन का मतलब जहाँ पे वो था उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। उससे अगर ये पॉजिटिव, पता है ना ग्राफ के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो इसको अपन ऊपर मूव करेंगे, ऊपर दिखाएंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। करेक्ट? तो ये वाली क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको इधर दिखाया, पहले यहाँ पे था, यहाँ से मूव किया और यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, मैक्सिमम यहाँ तक, कितनी दूर तक आया? मैक्सिमम यहाँ तक आया। तो ये मैक्सिमम पोजीशन है। इसने कितनी डिस्टेंस मूव की? मैक्सिमम। करेक्ट? मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस मूव की। फिर वापस ये नीचे भी तो आएगा इस तरह से, तो ये देखो नीचे आ रहा है, तो ये वापस मेन पोजीशन पे आ गया, अपनी इस मेन पोजीशन पे। अब ये उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको अपन नेगेटिव डायरेक्शन से करेंगे। तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी मैक्सिमम पोजीशन कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम पोजीशन यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वापस क्या होगा? नीचे आएगा। करेक्ट? तो यहाँ से वापस नीचे आएगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम गया, फिर वापस नीचे आएगा, तो नीचे आते आते कहाँ पे आएगा? मेन पोजीशन पे आएगा। करेक्ट? ये मेन पोजीशन पे वापस आ गया। तो इसको ये एक बार इधर गया, एक बार वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया। करेक्ट? मेन पोजीशन पे।
तो एक बार पॉजिटिव में वापस जाके मीन पे आया, फिर नेगेटिव में वापस जाके मीन पे आया, करेक्ट। इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? जब एक बार ये काम करेगा ना इस तरह से, तो इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। तो ये जो अपना बना है, ये क्या बना है अपना? वन ऑसिलेशन या एक ऑसिलेशन। क्या है ये अपना? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन, करेक्ट। अब इतने सपोज करो ये ऑसिलेशन 10 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 10 ऑसिलेशन एक सेकंड में बन रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10। 10 होगी, करेक्ट भैया। 10 ऑसिलेशन है, 10 ऑसिलेशन एक सेकंड में बन रहे हैं, करेक्ट। तो अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10। 10 हर्ट्ज होगी ना, 10 हर्ट्ज होगी, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, मैं अगर इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछूं मैं आपसे, सपोज करो, चलो इसको पहले रब कर देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको पूछूं कि ये जो ऑसिलेशन है, ये बन रहे 50 ऑसिलेशन बन रहे, कितने बन रहे? 50 ऑसिलेशन। 50 ऑसिलेशन कर रहा है। कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट? 50 बार। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। कितनी बार ऑब्जेक्ट कर रहा है? 10 सेकंड। 50 बार इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है ना, और 10 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ? 500। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड या पर सेकंड, है ना। अब ऑसिलेशन कितनी बार कर रहा है? 50 बार कर रहा है, लेकिन इस बार टाइम कितना है? 10। 10 सेकंड में 50 बार कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितनी बार करेगा मेरे भाई? 0 0 करेगा, तो 5। तो मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज होगी। समझ आया अब? गेटिंग दिस वन आउट? ठीक है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछूँ आपसे। एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, चलो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, और वो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है 1000 टाइम्स। कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। कितने टाइम में? 2 सेकंड। तो मेरे को बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? भाई फ्रीक्वेंसी सेम चीज़। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। ऑसिलेशन कितने हैं? 1000 है। इस बार टाइम कितना है? 25। 20 नहीं, 2 सेकंड। इट्स 2 सेकंड, है ना। तो एक सेकंड में कितना होगा? एक सेकंड में 500 होगा ना भाई। 2 से इसको काटेंगे तो यानी फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी आएगी? 500 आएगी। क्या हम इस फ्रीक्वेंसी को सुन पाएंगे? क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है। क्योंकि हाँ, हमारी जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, तो अपन इसको नॉर्मली सुन पाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है ना? अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको रब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव? अभी देखो साउंड वेव होती है ना, अभी बता देता हूँ। साउंड वेव होती है मैकेनिकल वेव। क्या होती है? मैकेनिकल वेव। साउंड वेव होती है मैकेनिकल वेव, है ना। तो याद रखना है। अब साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं अपन? तो साउंड वेव फोर्स द मीडियम पार्टिकल्स टू वाइब्रेट। भाई साउंड की जो वेव है वो अपने मीडियम के पार्टिकल से, जैसे मीडियम यहाँ पे एयर हो गई, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको फोर्स करेगी मूव करने के लिए, करेक्ट। उन पर फोर्स लगाएगी। हैंस दीज वेव आर नाउन एज मैकेनिकल वेव, है ना। तो ऐसी वेव जिसमें क्या है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, उस टाइप की वेव को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव। साउंड वेव प्रोपगेट थ्रू मीडियम बिकॉज द इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम, है ना। तो ऐसी वेव जिसको प्रोपगेट वर्ड का मतलब होता है मूव करना। क्या होता है? मूव करना या ट्रेवल करना।
है ना, मूव करना या ट्रेवल करना। तो साउंड वेव को ज़रूरत है ना पार्टिकल्स की मूव करने के लिए। वो कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, अपन नॉर्मली एयर में बात करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स हैं, तो अपना मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया। अब साउंड वेव एयर में अगर मूव कर रही है तो एयर के पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो एक बात बोलो, सोचो, अगर मैं इस रूम के अंदर में सारी एयर को बाहर निकाल दूँ तो क्या तुम सुन पाओगे? नहीं। नहीं सुन पाएंगे ना, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स रहेंगे नहीं। तुम बोलोगे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के बाद भी उसको मीडियम नहीं मिला मूव करने के लिए। मीडियम नहीं मिलेगा तो अपन साउंड को सुन नहीं पाएंगे। गेटिंग दिस और नॉट? करेक्ट। चलो अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सन है अपना, है ना, ये अपना सन है सपोज़, और ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अपना सन हो गया। अब अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं होता ना, लेकिन जो लाइट है, लाइट फिर भी आती है भाई, लाइट आती है ना। तो लाइट जो वेव है ना, लाइट वेव, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, वो फिर भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। भाई लाइट भी क्या एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी को मूव करने के लिए, या प्रोपोगेट बोल सकते हैं अपन साइंस के लैंग्वेज में बोले तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन साउंड को क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अपन साउंड को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल ऐसी वेव जिसको मूव करने के लिए पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट हो या मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। समझ आया? लेकिन साउंड वेव को मूव करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं मेनली? ट्रांसवर्स वेव। इतना समझ आया नहीं आया? क्योंकि भाई स्पेस के अंदर कोई एयर के पार्टिकल्स होते हैं क्या? नहीं होते ना, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, सिर्फ वैक्यूम होता है। भाई जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स ना हो उसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम पता है क्या होता है? वैक्यूम सुना है नाम वैक्यूम? मतलब सपोज करो ये कमरा है, इसमें पहले एयर थी, सारी एयर को बाहर निकाल दिया, इसमें कोई भी एयर नहीं है, तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन बोलेंगे वैक्यूम क्रिएट हो गया। एक होता है ना वैक्यूम क्लीनर, भी नाम सुना है? तो वो क्या करता है, उसमें वैक्यूम होता है ना। इतना समझ आया? इसमें वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन मून, विल यू एबल टू हियर साउंड बाय योर फ्रेंड? भाई आप दो फ्रेंड हो, आप मून पे हो, तो क्या आप एक दूसरे की आवाज़ सुन पाओगे? नहीं, नहीं सुन पाओगे। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उधर वैक्यूम। क्योंकि उधर वैक्यूम है। वेरी गुड। तो साउंड नीड मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। भाई कोई भी अगर मीडियम है तो साउंड सुनेगा। अब मून पे क्या होता है, सिंस मून इज़ डिवॉइड ऑफ एनी एटमोसफेयर, मून पे कोई एटमोसफेयर नहीं होता। एटमोसफेयर मतलब कि एयर वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे, तो यू कैन नॉट हियर योर फ्रेंड ऑन मून। तो अब एयर वगैरह होगी नहीं तो साउंड वाइब्रेट कैसे करेगा, पार्टिकल्स टकराएंगे कैसे, कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन कैसे बनेगा? तो ये सब नहीं होगा तो अपन साउंड सुन भी नहीं पाएंगे वहाँ पे। करेक्ट और नॉट? गेटिंग दिस और नॉट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच, है ना। अब देखो लाउडनेस है ना, मैंने क्या बोला आपको, मैंने डायग्राम बताया था पेंडुलम वाला। सपोज करो ये पेंडुलम है, तो ये अगर इतनी दूर गया है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको इसमें अगर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एम्पलीट्यूड होगा। करेक्ट है ना। अब कोई आवाज़ तेज़ होती है, कोई आवाज़ धीरे होती है, तो उसको डिटरमाइन करने का काम यही करती है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कौन डिटरमाइन करती है इसको? एम्पलीट्यूड। तो ये जो डिस्टेंस एम्पलीट्यूड, ये ज़्यादा दूर जाएगा, सपोज करो ये यहाँ तक आ जाएगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। भाई ये केस फर्स्ट है इधर, और ये केस सेकंड है सपोज करो। तो सेकंड केस के लिए अपन वेव कैसे बनाएंगे? सेकंड केस के लिए अपन वेव सपोज करो यहाँ पे बनाते हैं, तो सेकंड केस के लिए अपन वेव या एम्पलीट्यूड, सॉरी, ये एम्पलीट्यूड बड़ा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूर तक मूव किया। तो ये जितना ज़्यादा होगा वाइब्रेट ऑब्जेक्ट यहाँ तक कर रहा है, एक तो एक ज़्यादा कर रहा है ना, एक तो यहाँ तक कर रहा है, एक यहाँ से ज़्यादा कर रहा है। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट दूर तक वाइब्रेट करेगा, है ना, उसकी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, तो जितनी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं साउंड की लैंग्वेज में। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी तेज़ आवाज़ सुनाई देगी अपन को।
करेक्ट और नॉट? गेटिंग दिस? तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा अपन को साउंड उतनी ही तेज़ सुनाई देगी, करेक्ट? तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे, करेक्ट। और पिच, है ना? पिच मतलब भाई जो लड़कियां होती है उनकी साउंड, उनकी आवाज़ तिखी रहती है ना, पिच तिखी बोलते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना? और उनकी वॉइस में पिच ज़्यादा होती है और हमारी वॉइस में पिच थोड़ी कम होती है, मैन की वॉइस में। तो जो पिच होती है वो होती है फ्रिक्वेंसी। सपोज करो एग्जांपल से अगर मैं तुम्हें बताऊं पिच, तो सपोज करो यहाँ पे अगर मैं वेव बनाता हूँ, ये एक वेव है यहाँ तक, करेक्ट? यहाँ तक 2 वेव है और यहाँ तक 3 वेव है, करेक्ट, है ना? तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी हुई? 3। अगर ये काम 1 सेकंड में हो रहा तो फ्रिक्वेंसी 3 हर्ट्ज हुई, करेक्ट? अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पे सपोज करो, रुको, यहाँ पे सपोज करो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, सपोज करो इसका एम्पलीट्यूड इससे ज़्यादा है ना? यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है ऑब्जेक्ट? एक दो। वेव ये हो गई, एक ही वेव, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 2। 2 हर्ट्ज हो गई, करेक्ट? अब बताओ पिच ज़्यादा किसकी होगी और लाउडनेस ज़्यादा किसकी होगी? 2 हर्ट्ज। इसकी क्या होगी, क्या ज़्यादा होगी इसकी? 2 हर्ट्ज की। इसकी लाउडनेस ज़्यादा नहीं होगी भैया, हाँ करेक्ट, इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, करेक्ट करेक्ट, यू सेड करेक्ट, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। देखो इसका एम्पलीट्यूड भले ही कम हो, लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है? ज़्यादा है। 1 सेकंड में 3 बार 3 वेव है, 1 सेकंड में 3 वेव ना, 3 बार ऑसिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो इसकी पिच ज़्यादा होगी। क्या होगी? इसकी पिच ज़्यादा होगी, भले ही इसका एम्पलीट्यूड कम हो। इसका एम्पलीट्यूड कम है ना, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका ये कम है, तो एम्पलीट्यूड कम हो ना हो, जो पिच होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है? उसको पिच को कोई मतलब नहीं है कि एम्पलीट्यूड कितना है या नहीं, पिच को किससे मतलब है? फ्रीक्वेंसी से। अभी मेरे को बताओ कि जो लाउडनेस है वो किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट वन की या सेकंड वन की? सेकंड वन की। इसकी फ्रिक्वेंसी भले ही कम हो, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा है ना? तो वैसे अपन लिखते हैं लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना? तो क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी क्या होगी? लाउडनेस ज़्यादा होगी। यहाँ तक कोई डाउट? गेटिंग दिस और नॉट? समझ आया? चलो इस डायग्राम को बना लो पहले, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ पूरा। नाउ लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज लार्ज देन द साउंड इज प्रोड्यूस विल बी लाउड। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा होगी। पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी से। तो ए साउंड विल बी कंसिडर हाई पिच साउंड इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज हाई। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगी। यहाँ तक कोई डाउट? समझ आया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। गेस विच साउंड हैज़ हायर पिच, ए गिटार और हॉर्न। भाई गिटार या हॉर्न में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? भाई हॉर्न होता है ना, वो चुभता है ना भाई, जो भी चुभने वाला साउंड है ना, जो अपन को इरिटेट करता है, ज़्यादा पिच होती है, तो वो साउंड अपन को इरिटेट करता है जिसकी पिच क्या होती है? ज़्यादा होती है ना? तो द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस बाय गिटार इज ग्रेटर देन द produced by the car horn. Since the pitch of sound is directly proportional to the frequency, the guitar has higher pitch than the car horn. अब देखो जो गिटार है ना भाई, हॉर्न मतलब वो वाला लाउड की बात नहीं कर रहा। अभी क्या है, गिटार के जो तार है ये 1 सेकंड में कितनी बार मूव करेंगे? बहुत बार मूव करेंगे ना, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ वेव है वो ज़्यादा बनाएंगे, करेक्ट? नंबर ऑफ वेव ज़्यादा बनाएंगे तो क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पिच भी ज़्यादा होगी, करेक्ट। नाउ व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, अभी चलो मैंने वेवलेंथ बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दी, टाइम पीरियड मैंने बताया नहीं, ये बता दूंगा। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, तो साउंड जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना। तो द ऐसा यूनिट, इसको मीटर में लिखते हैं भाई, वेवलेंथ है तो मीटर में लिखेंगे, करेक्ट। तो यही बात ये बता रहा है बार बार में भाई, ये वाली तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलेंगे। गेटिंग दिस और नॉट, इसी को क्या बोलेंगे अपन, वेवलेंथ। और इसको वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं और किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, लैम्डा इन मीटर। हाँ इसको लिखते हैं लैम्डा से लेकिन मीटर में लिखते हैं इसको। तो जो डिस्टेंस होती है वही फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकंड इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी एंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, तो उसको किस में लिखते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज में। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द क्रस्ट, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है क्रस्ट, या ये नीचे वाला पार्ट होता है ट्रफ, है ना, ये भी देख लो, चलो एक बार बता देता हूँ। इस ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट या ट्रफ। तो मैक्सिमम हाइट, है ना, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं।